नमस्कार। राजस्थान इतिहास आरएस की सीरीज अपनी चल रही है और प्राचीन भारत की सीरीज का लास्ट चैप्टर अपना ऑन गोइंग है और ये अध्याय है राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूतों की हमने कुल 36 शाखाएं देखी थी। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित जब हम विभिन्न मतों की बात कर रहे हैं तो हमने देशी उत्पत्ति का मत और विदेशी उत्पत्ति का मत, जो कि कर्नल जैम्स्टोर के द्वारा दिया गया था, विदेशी उत्पत्ति का मत, और भारतीय उत्पत्ति का मत दिया गया था G.H. ओझा जी एवं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी के द्वारा। आज जो तीसरी थ्योरी है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तीसरा जो सिद्धांत याद रखिएगा राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, वो है असल में अग्निकुंडीय उत्पत्ति का सिद्धांत। याद रखिएगा अग्निकुंडीय उत्पत्ति का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि ये असल में चंद बरदाई के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो पहली बात तो ये कि इस सिद्धांत के हमें प्रतिपादक कौन नजर आते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चंद बरदाई। अब प्रश्न उठता है साहब कि चंद बरदाई कौन है, तो इस बात को भी समझ लीजिएगा कि चंद बरदाई असल में अजय मेरू के जो अंतिम चाहमान नरेश हैं, पृथ्वीराज तृतीय चौहान। याद रखिएगा पृथ्वीराज तृतीय चाहमान, उनके आप आश्रित कवि, दरबारी साहित्यकार एवं मित्र की भी आपको एक तरह से सम्मान प्राप्त है। तो ये आपके दरबारी साहित्यकार के रूप में हमें नजर आते हैं। चलिए, यह बात भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने जो सिद्धांत दिया है अग्निकुंडीय उत्पत्ति का सिद्धांत, आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि यह सिद्धांत असल में इसका सोर्स क्या है, कि हमें ये कहां से प्राप्त होता है। चंद बरदाई की किताब लिखी गई है जो कहलाती है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को ये बात भी याद रखना, मैं आपको बहुत क्लियर बात कर दूं कि पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में रचित ग्रंथ है जिसमें कुल 1,00,000 छंद हैं। याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात कि इसे हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य एवं शानदार युग का महाकाव्य भी कहा गया है। तो इसे, इसका जो टाइटल है शानदार युग का महाकाव्य भी इसे बोला जाता है। एक तो इसको बोला जाता है, याद रखिएगा, शानदार युग का महाकाव्य, शानदार युग का महाकाव्य एवं इसको हिंदी साहित्य का, अच्छा जी माफ करना भैया, थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई, 2 नहीं 3, और इस पॉइंट को करना है मुझे 4। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है। तो इसे हिंदी साहित्य का आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद बरदाई ने यह थ्योरी प्रस्तुत करी है जो कहलाती है अग्निकुंडीय उत्पत्ति का मत, जो कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित अपना एक मत है। अब इस मत का समर्थन, ये महत्वपूर्ण है कि साहब इस मत का समर्थन किया किस किस के द्वारा गया है। तो आप मोहनोत नैणसी प्रमुख आप लोग जानते हैं, इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा गया है। सूर्यमल मिश्रण, जिन्हें वीर रसावतार के नाम से भी पुकारा जाता है। और इतना मैं आपको बतला दूं कि जहां मोहनोत नैणसी जोधपुर नरेश जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी साहित्यकार हैं, वहीं पर सूर्यमल मिश्रण बूंदी महाराव राम सिंह प्रथम हाड़ा के दरबारी साहित्यकार हैं। तो मोहनोत नैणसी की जो रचना है, जिसको आप नैणसी विख्यात कहते हैं, क्लियर, उसमें सूर्यमल मिश्रण का जो ग्रंथ है वंश भास्कर। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपके सामने निकल गया। वंश भास्कर में हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है, सूर्यमल मिश्रण की रचना वंश भास्कर। इसके अलावा और भी कई हमारे सामने ग्रंथ आते हैं, जैसे कि वर्ण रत्नाकर आप कह सकते हैं, वर्ण रत्नाकर
हम यहाँ पुकार सकते हैं। पद्मगुप्त की रचना है नव सहसांक चरित, हम्मी रासो, बेदालों के चौहानों का सिवाणा अभिलेख है। तो कई सारे इस मत का समर्थन किया है, और इस मत के समर्थन में हम जब बात करते हैं तो वर्ण रत्नाकर हो गया, याद रखना। अन्य ग्रंथ के रूप में आप कह सकते हैं नव सही है, नव सहसांक चरित, जो कि परिमल गुप्त नहीं, पद्मगुप्त, निश्चित तौर पर पद्मगुप्त की रचना है। इसके अलावा वर्ण रत्नाकर, क्लियर है। इसके अलावा याद रखना सिवाणा अभिलेख, याद रखिएगा सिवाणा अभिलेख भी इस, अच्छा सिवाणा अभिलेख किसका है, तो ये है बेदालों के चौहानों का, बेदालों के चौहानों का ये ग्रंथ है, अभिलेख, माफ करना, सिवाणा अभिलेख। तो सिवाणा अभिलेख जो बेदालों के चौहानों का है, हम्मी रासो ग्रंथ है, नव सहसांक चरित है, नैन सिद्धि ख्यात है, सूर्यमल मिश्रण साहब का वंश भास्कर है, वर्ण रत्नाकर है, इसके अलावा हम्मी रासो है। इन सभी ग्रंथों के अंदर याद रखिएगा, इन सभी ग्रंथों में हमें जो चंद बरदई के द्वारा अग्निकुंडीय सिद्धांत दिया गया है, जिसके तहत यह थ्योरी प्रस्तुत की गई है, यह थ्योरी स्टैब्लिश की गई है कि साहब 4 राजपूत कुल ऐसे हैं, परमार, गुर्जर प्रतिहार, इसके अलावा चालुक्य या सोलंकी एवं चाहमान, ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। और जब मैंने आपको अभी विदेशी उत्पत्ति का मत पिछले सत्र में आपको पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि D.R. भंडारकर ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि साहब गुर्जर प्रतिहार जो है वो इनमें गुर्जर प्रतिहार जो हैं वो असल में आप समझिएगा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंदर जो विदेशी आक्रमणकारी हुण भारत में आए तो उनके साथ एक जाति आई थी खजर, उससे संबंधित है। कुल मिलाकर डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इन सभी का संबंध वहां जोड़ने का प्रयास किया है। बहरहाल जो भी है, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं, आप यहां तक की बात को आप आराम से उतार लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकलकर यहाँ पर आ गया है। तो अब आपके लिए आसान है कि अग्निकुंडीय सिद्धांत क्या, मैं उस पर आपके सामने आ रहा हूँ। नेक्स्ट आप थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूँ मैं, और आप यहाँ तक के पूरे मैटर को इत्मीनान से समझ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए। अब ये जो थ्योरी है, ये जो मत है राजपूतों की उत्पत्ति का, ये मत क्या कहता है? चंद बरदई साहब यहाँ पर ये कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ आबू के अंदर यज्ञाग्नि या हवन कर रहे थे, तो जो असुर थे, असुर का मतलब यहाँ पर जो दुष्चरित्र प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा था। तो उन्होंने इस पवित्र भूमि को, इस पवित्र कार्य को, मांस के टुकड़े, मदिरा, जो कुछ भी अपशिष्ट जिसको आप अपवित्र वस्तुएं कहते हैं, वो डालकर अपवित्र करने का प्रयास किया। तो इस भूमि से असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर जो अग्निकुंड वो आयोजित कर रहे थे, उसकी अग्नि से 4 क्षत्रिय कुल उत्पन्न किए, उनमें चाहमान फाइनली सफल हुआ। ये थ्योरी, सिंपली थ्योरी इस बात को कहती है। लेकिन इस थ्योरी की यदि मैं प्रामाणिकता की बात करूं तो निश्चित तौर पर आप जानते हो कि वैज्ञानिकता कोई आधार नहीं है इस चीज का, इसलिए पूरी तौर पर अनैतिहासिक और अवैज्ञानिक थ्योरी है। क्लियर? मत क्या है आप एक एक करके देख लीजिएगा कि ऋषि वशिष्ठ, क्लियर है, आबू पर्वत पर जो यज्ञाग्नि प्रज्वलित की हुई थी, तो आपने असुरों के आतंक को समाप्त करने के लिए, समझिएगा बात को, असुरों के आतंक को समाप्त करने हेतु यज्ञाग्नि से
यज्ञाग्नि से निम्न चार क्षत्रिय कुल उत्पन्न किए। अब ये 4 क्षत्रिय कुल कौन है? पहला तो हो गया परमार, दूसरा हो गया, याद रखना, गुर्जर प्रतिहार, तीसरे नंबर पर हो गया चालुक्य, या जिसको हम कहेंगे असल में सोलंकी, और चौथे नंबर पर हो गए चाहमान। ये 4 क्षत्रिय कुल को वो अग्नि से उत्पन्न कर रहे हैं। कौन? ऋषि वशिष्ठ। यदि हम इस पूरी थ्योरी की प्रामाणिकता का जिक्र करें तो ये सिद्धांत वस्तुतः अनैतिहासिक एवं अस्वीकार्य मत है। याद रखिएगा, अनैतिहासिक तथा अस्वीकार्य मत, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं पाई जाती। यद्यपि कई ख्यातकारों ने, जिनमें मोनोक्लेंसी सही के, सूर्यमल मिश्रण सही के, पद्मगुप्त जिन्होंने नव सहसांक चरित्र लिखा है, और वर्ण रत्नाकर, कई ग्रंथों के अंदर इस थ्योरी को माना गया है, लेकिन इस सिद्धांत का कोई मत हमारे सामने नहीं है। इसी प्रकार का एक मत और है जिसको हम कहते हैं मिश्रित जाति की उत्पत्ति का मत। याद रखिएगा। तो चौथा जो सिद्धांत है, तीसरा तो आपका हो गया अग्निकुंड की थ्योरी, अस्वीकार्य। अभी तक जो विदेशी जाति की उत्पत्ति का मत, देशी या भारतीय जाति का उत्पत्ति का मत, एवं तृतीय जो आपने देखा वो हमने देखा अग्निकुंडी सिद्धांत। इनमें प्रामाणिकता के कसौटी पर जो खरा उतर रहा है वो है भारतीय या देशी उत्पत्ति का मत। अब जो चौथा मत है वो है असल में मिश्रित जाति की उत्पत्ति का मत। याद रखिएगा, मिश्रित जाति की उत्पत्ति का मत। ये मत अपने आप में, देखो, पहली बात तो इस मत के असल में प्रतिपादक कौन है? तो इस मत के प्रतिपादक के रूप में है हमारे सामने डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मिश्रित जाति का मतलब कि मिश्रण हो रहा है। इनका मत ये है कि जो थ्योरी सीवी वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य और जीएच ओझा जी के द्वारा दी गई है कि देशी या भारतीय उत्पत्ति का मत, तो ये सिद्धांत जो मिश्रित जाति की उत्पत्ति का मत है, इस मत का स्पष्ट कहना है कि शुद्ध सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी जो क्षत्रिय आर्य हैं, मैंने पहले भी कहा था कि उसमें चूंकि विदेशी रक्त भी मिश्रित हुआ है, उसके मिलने से नई राजपूत जाति बनी है। अब ये थ्योरी आप मैं लिखकर बतलाता हूं तो ही आप इस थ्योरी को ढंग से समझ पाएंगे। क्या कह रहे हैं? इनका ये कहना है कि शुद्ध वैदिक क्षत्रिय सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी क्षत्रिय आर्य रक्त में, याद रखिएगा इस बात को, क्षत्रिय आर्य रक्त में विदेशी रक्त के मिश्रित होने से, विदेशी रक्त के मिश्रित होने से, रक्त के मिश्रित होने से एक मिश्रित जाति के रूप में, एक मिश्रित जाति के रूप में राजपूत जाति का उदय हुआ। अब आप इस पूरी लाइन को समझना, राजपूत जाति का उदय हुआ। आप उस बात से फाइनली समझ जाओगे कि इस थ्योरी की प्रामाणिकता असल में हमारे सामने क्या निकल कर आएगी। देखिएगा क्या प्रामाणिकता निकल कर आएगी। अब आप समझिएगा ये क्या कह रहा है कि राजपूत शुद्ध क्षत्रिय आर्य रक्त में विदेशी रक्त मिलने से उत्पन्न हुआ है, जबकि सही बात यह है
कि राजपूत जो उच्चारण है वो तुर्की आक्रमणकारी राजपूत, जो संस्कृत भाषा का जो शब्द है राजपुत्र, राजपुत्री, तो राजपुत्र का उच्चारण तुर्की नहीं कर पाए थे। उनका जो पर्शियन एक्सेंट निकल कर आया वो था राजपूता, जो उनके साहित्यकारों ने लिखा करा, इसलिए राजपूत बना है। यानी कि शुद्ध क्षत्रिय आर्य ही राजपूत हैं। इनमें विदेशी रक्त मिलने के बाद कोई मिश्रित धातु के रूप में राजपूत नहीं बना, जैसे तांबे में टिन मिलाया तो कांसा बना ना। विदेशी रक्त सही है, ये अलग बात है, लेकिन विदेशी रक्त के मिश्रित होने से राजपूत बना ना। राजपूत ही भाई क्षत्रिय है। राजपूत बिना मिलावट के, बिना मिश्रण के शुद्ध क्षत्रिय सूर्यवंशी चंद्रवंशी आर्य रक्त है। ये अलग बात है कि इसमें अतिक्रमण करते हुए कुछ विदेशी रक्त भी मिश्रित है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि साहब राजपूत बना ही मिश्रित जाति से है। अतः ये वाली जो थ्योरी हमारे सामने दी जा रही है, क्लियर, मिश्रित जाति की उत्पत्ति का मत, ये भी याद रखना, पूर्णतया अस्वीकार्य, पूर्णतया अस्वीकार्य मत है और इसकी कोई प्रामाणिकता सवाल ही पैदा नहीं होती है पूर्णतया। तो मिश्रित जाति की उत्पत्ति का मत आपके सामने है। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट होता हूं, यहां तक की बात को आप आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर हम अपनी बात का जो लास्ट इस सेशन का अंतिम जो हिस्सा है सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत, वो आपके सामने रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने ढंग से समझ लिया है। राइट, स्क्रीन आउट हो जाता हूं कुछ समय के लिए जी। जो पांचवा जो सिद्धांत हमारे सामने आता है, पांचवी थ्योरी, ये पांचवी थ्योरी है साहब सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत। याद रखिएगा, सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का जो मत है इसके प्रतिपादक कौन है, क्लियर है? इसके प्रतिपादक हैं बीडी चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, इसके प्रतिपादक हैं बीडी चट्टोपाध्याय। अब प्रश्न ये उठता है कि सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत देने के लिए बीडी चट्टोपाध्याय ने किन किन स्रोतों का सहयोग लिया। स्रोत में सबसे ज्यादा इन्होंने जो सहयोग लिया वो थे घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेखों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी चाहिए इनकी प्रामाणिकता के संदर्भ में, तो आप लोगों को ऐतिहासिक स्रोत की जो सीरीज मेरे द्वारा इस एनालिटिकल स्कूल ऑफ प्लेटफॉर्म, एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे दी गई, आप उन्हें पूरी सीरीज को देख लीजिएगा। तो घटियाला शिलालेख असल में दो हैं और आप लोग बतला दूं मैं, ये जोधपुर से प्राप्त हुए हैं। अब इस थ्योरी का मत क्या है उसे आप एक बार समझिएगा, क्या है ये थ्योरी, क्या कहती है। इस थ्योरी, जो ये थ्योरी है सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत, ये कोई एक विशेष काल से संबंधित या एक विशेष मत से संबंधित नहीं है। इनका ये कहना है कि निश्चित तौर पर प्राचीन शुद्ध क्षत्रिय जो आर्य हैं इनमें विदेशी रक्त मिला है, लेकिन सिर्फ विदेशी रक्त मिलने से राजपूतों का राजपूत अस्तित्व में आए ऐसा नहीं है। ये थ्योरी बड़ी शानदार बात कहती है कि शुद्ध, इनका ये कहना है कि सदियों तक देशी क्षत्रिय रक्त में जो विदेशी रक्त आया, क्योंकि विदेशी आक्रांता यहां पर आए, उन्होंने यहाँ के स्थानीय क्षत्रियों को परास्त किया और अपने अपने राज्य स्थापित किए, शांति स्थापित करी, सीमाएं निर्धारित करी। जो स्थानीय निवासी भारतीय प्रजा थी उनको व्यापार, शांति, सुरक्षा प्रदान करी, पुरोहितों को अपने पक्ष में लिया। उन्होंने राजपूतों की देखा देखी एक पृथक आइसोलेटेड सा रहन सहन, जीवन शैली, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं अपनाए, वैवाहिक संबंध स्थापित किया,
तो जो नव संतानें उत्पन्न हुई उनमें विदेशी और जो यहाँ का स्थानीय जो राजपूत या क्षत्रिय रक्त था वो मिश्रित हुआ। और कालांतर में पुरोहितों ने लालच में या उनसे प्रभावित होकर या उनके द्वारा जो यहाँ का जो एक सोशियो और रिलीजियस स्ट्रक्चर था, यहाँ के देवी देवताओं की उपासना करना, वैसे नाम रखना, उनसे प्रभावित होकर या घबरा कर या लालच में आकर पुरोहितों ने इन नवविजित विदेशी जो योद्धा थे इनको एक सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान कर दी। और फिर जनता के द्वारा वो, क्योंकि सबसे बड़ा जो वर्ग था वो पुरोहित ब्राह्मण वर्ग था जो किसी की सामाजिक स्वीकार्यता पर ठप्पा लगाने का एक निर्धारित कार्य कर रहा था। तो ये मत निश्चित तौर पर कहता है कि शुद्ध वैदिक क्षत्रिय रक्त में कालांतर में विजयी विदेशी आक्रमणकारियों का रक्त भी मिश्रित होता चला गया। विजयी विदेशी आक्रमणकारियों ने स्थानीय निवासियों को शांति एवं सुरक्षा उपलब्ध करवाई। चूंकि वे नवविजित राज्य के अधिकारी थे, जो विदेशी योद्धा थे, स्थानीय क्षत्रियों के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और यहाँ के वैदिक रीति रिवाजों को अपनाना स्वीकार किया। जैसे याद करिए शक और कुषाण, रुद्रदामन की बात करूं, कुषाणों में कनिष्क, उन्होंने हूण, इन्होंने शिव मतों को अपनाया, बौद्ध मतों को अपनाया। कुल मिलाकर ही भारतीयता मतलब इनका भारतीयकरण होता चला गया। अतः जो स्थानीय क्षत्रिय वंशों ने या तो उनसे घबरा कर या उनसे संबंध स्थापित करके, ताकि उनकी शक्ति बल से वो अपना भी प्रभुत्व स्थापित कर सकें, अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इन विदेशी योद्धाओं से हाथ मिलाया। अब इन विदेशी योद्धाओं ने इन क्षत्रियों की भांति पृथक रहन सहन, खान पान, बोली की जो एक कठोर व्यवस्था थी उसको अपनाया और प्रजा को न केवल शांति सुरक्षा बल्कि व्यापारिक सुविधाएं भी मुहैया करवाई। तो कुल मिलाकर जनता के लिए ये शासक वर्ग की स्वीकार्यता होती चली गई। क्लियर है? इस प्रकार धीरे धीरे जब ये राज्य के अधिकारी थे और इनको जब सामाजिक धार्मिक मान्यता स्थानीय ब्राह्मणों एवं पुरोहितों के द्वारा दे दी गई, तो फिर जनता के मध्य राजपूत कुल जिनके पास राज्य है, जो राज्य कर रहा है, चाहे वो विदेशी योद्धा के रूप में क्यों ना रहा हो, क्लियर, इस प्रकार से स्थापित होते चले गए। तो जो सामाजिक आर्थिक उत्पत्ति का मत है ये कहता है कि सदियों तक एक सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस जो रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए, जो गतिविधियां चली, उनसे विदेशी रक्त भी स्थानीय क्षत्रिय और राजपुत्रों के रूप में जब वो मिश्रित होता चला गया, उससे ये राजपूत कुल एक तरह से स्थापित हो गया। इसमें मूल रूप में जो क्षत्रिय वैदिक सूर्यवंशी चंद्रवंशी आर्य थे उन्हीं का रक्त था, लेकिन इनमें विदेशी रक्त भी होता चला गया। इसकी प्रामाणिकता की बात करूं, यदि मैं इस बीडी चट्टोपाध्याय के द्वारा स्थापित मत की यदि हम प्रामाणिकता की बात करें तो याद रखिएगा ये मत राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सर्वाधिक मान्य मत है। इस बात को आप याद रखिएगा, सर्वाधिक मान्य मत है जिसको पूरी तौर पर स्वीकार्यता प्राप्त है। इस प्रकार से इस सत्र में, इस एपिसोड में इसी जानकारी के साथ राजपूतों की उत्पत्ति वाला अध्याय ही न केवल पूरा होता है, अपितु इस सेशन के साथ, इस एपिसोड के साथ प्राचीन राजस्थान भी एक विहंगम विस्तृत आधार पर विश्लेषणात्मक एक, जिसको आप कहते हैं रिसर्च बेस्ड जो थ्योरी होती है या व्याख्या होती है, उसके द्वारा प्राचीन भारत भी पूरा हुआ है और राजपूतों की उत्पत्ति वाला जो अध्याय है वो भी आपके सामने पूरा हुआ है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने साथियों को अधिक से अधिक इस क्लास के लिए जोड़िए। अब जो नेक्स्ट जो एपिसोड आएगा उसमें मैं आधुनिक राजस्थान आपके लिए आरंभ करूंगा, जो 1818 की संधियों से आरंभ होगा। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए नमस्कार।